नमस्कार बच्चों। थर्मोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर पर हेस लॉ पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे, तो उम्मीद करता सभी ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। चलो आज उन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन देखो। कहता है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट H2 एंड C2H5OH आर -400, -300 एंड -280 किलो जूल पर मोल। देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इज। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमें पाइजे क्या, यही बात हुई थी कि हम लिखेंगे कि पाइजे क्या, मतलब हम क्या डिजायर्ड है और क्या गिवन है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH पाइजे, तो C2H5OH एथाइल को लिक्विड होता है यार, ठीक है। इसको 1 मोल बनाओ तो कैसे बनेगा, 2 कार्बन ग्रेफाइट, 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 5 और 1 6 हाइड्रोजन, मतलब 3H2 गैस प्लस 1 ऑक्सीजन, दैट मीन्स हाफ O2 गैस। इट इज़ अ फॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ C2H5OH। क्लियर। इसका डेल्टा H पाइजे, डेल्टा H पाइजे। एंड गिवन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, दैट मीन्स कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट मतलब 1 मोल कार्बन को मैं कंबस्ट करूंगा, CO2। रिएक्शन बैलेंस है। इसका इंथैल्पी चेंज गिवन है -400, तो मैं चाहूँ तो डेल्टा H इज इक्वल टू -400 कर दूँ या इसी को डेल्टा H1 मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ H2 इज गिवन। तो H2 जब कंबस्ट होता है तो H2 प्लस हाफ O2 क्या बनेगा, H2O लिक्विड। इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ C2H5OH, C2H5OH इसको भी कंबस्ट करो तो कोई भी हाइड्रोकार्बन या अल्कोहल कंबस्ट होता है तो जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनते हैं, और जितने हाइड्रोजन होते हैं 6 हाइड्रोजन, उसका आधा पानी रिलीज होगा, मतलब 3H2। समझ में आ गया, ठीक। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 7, एक यहाँ पर है, यहाँ 3 आ जाएगा। जहाँ पर फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है वहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H गिवन है, मैंने उसको डेल्टा H3 मान लिया है। क्या मान लिया है, डेल्टा H3। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज चाहिए और इन 3 रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज गिवन है। क्लियर है। तो छोटा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, 2 कार्बन चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो इन तीनों में कार्बन कहाँ मिल रहा है, इस रिएक्शन में मिल रहा है। किधर मिल रहा है, रिएक्टेंट साइड। कितना मिल रहा है, 1। पाइजे कितना, 2 कार्बन चाहिए, तो ये रिएक्शन को वैसे ही रखो, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो डेल्टा H1 है ये 2 टाइम्स डेल्टा H1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। फिर 3H2 है, मतलब इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एंथैल्पी में भी 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 डेल्टा H2। C2H5OH प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है, जो तीसरी रिएक्शन इसको रिवर्स कर दो, 1 मोल C2H5OH, 1 मोल C2H5OH। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड रिएक्शन को सिर्फ रिवर्स कर देना है, तो डेल्टा H3 माइनस टाइम्स डेल्टा H3 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H। या कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो और भी तरीका है, इस रिएक्शन में पूरा 2 का मल्टीप्लाई करके लिखो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके लिखो, इसको रिवर्स करके लिखो। क्लियर। फिर सबको जोड़ देना, जब आप तीनों को जोड़ देंगे तो ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। वही काम मैंने यहाँ पर किया, छोटा करके थोड़ा सा। क्लियर हो गया सभी को। हीट ऑफ कंबस्टन में जाके देखना, यही क्वेश्चन कराया गया है, वहाँ पर तरीका दूसरा था, यहाँ तरीका दूसरा। तो 2 टाइम्स डेल्टा H1 कितना है, -400 नजर आ रहा है, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा H2 कितना है, -300, माइनस डेल्टा H3 कितना है, -280, -280। क्लियर। तो सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, -800 -900 माइनस प्लस 280, 9 8 17 -1700 प्लस 280। सॉल्व करो, दिस इज -1420 किलो जूल, और हीट ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब ये पर मोल डिफाइन होगा। इट इज योर आंसर। तो करेक्ट आंसर इज -1420, क्या -1420, 1920 नहीं है, -1420 किलो जूल पर मोल। समझ गए बेटा सभी लोग।
कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो डाउट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशन आप C2H2 पाइजे तो C2H2 को बनाओ, कितने मोल बनेगा? 1 मोल। किससे बनेगा? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? कार्बन। यहाँ सॉलिड दिया है तो मैं सॉलिड लिखूंगा, ग्रेफाइट लिखा होता तो ग्रेफाइट लिखता, प्लस H2 गैस, C2H2। इसका इंथैल्पी चेंज चाहिए। और गिवन क्या है? तो गिवन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन सॉलिड, राइट, दैट मीन्स C+O2। अब आपको जब जल्दी जल्दी करना है तो फिजिकल स्टेट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम मास्टर हैं, हमको लिखना पड़ता है, ठीक है, हमें बताना पड़ता है, ऐसा है। आप सीधा लिखो यार, C+O2 CO2, सब जानते हैं गैस, समझा। एंथैल्पी चेंज मान लो इसका डेल्टा H1 है। H2 का कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन मतलब H2 को 1 मोल कंबस्ट करो, दैट मीन्स H2 प्लस हाफ O2, फॉर्मेशन होगा H2O लिक्विड। Enthalpy change delta H2. How much delta H2? Given है -286. And heat of combustion of C2H2. C2H2. कंबस्टन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ना, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबस्ट, जितना कार्बन उतना CO2, क्योंकि ऑल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2। फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बोलते हैं, साइकोमेट्री के। जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, 2 हाइड्रोजन 1 पानी बनाओ। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 2 सा 4, 1 5, तो मैं यहाँ पर 5/2 करूँगा। इंथैल्पी चेंज डेल्टा H3, क्योंकि मुझे 1 मोल कंबस्ट कराना है, 1 मोल कंबस्ट कराने पर इंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 दैट इज -1301। ये कितना लिखा है यार? एक मिनट है, मैं इसको चेक करता। चलो देखो, ध्यान से देखो, एक्चुअली ये -13010 नहीं है, कट करता, दिस इज -1310। अब न्यूमेरिकली तो कुछ भी लिख दो यार, यहाँ पर x भी लिख दो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वैल्यू मैं सही कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस इज -1310, ये वाला जीरो नहीं है, क्लियर है। डेल्टा H3 -1310, क्लियर। अब 2 तरीके, या तो रिएक्शंस को इस तरीके से अरेंज करो कि वो कट पिट के ये वाली रिएक्शन बन जाए, या तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं शॉर्टकट का यूज़ कर लो कि डेल्टा H विल बी इक्वल टू, देखो कैसे, कार्बन कितना है? 2 कार्बन, यहाँ कितना है? 1, मतलब इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंथैल्पी में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 डेल्टा H1। H2 एक सेम साइड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस डेल्टा H2। C2H2 प्रोडक्ट साइड, यहाँ C2H2 रिएक्टेंट साइड, मतलब इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, सिर्फ रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मोल तो बराबर है, सिर्फ रिवर्स, दैट मीन्स कि डेल्टा H3 एंड ऑल वैल्यूज आर नोन, 2 टाइम्स डेल्टा H1 इज -787 प्लस डेल्टा H2 लिखा है यार -286, माइनस फार्मूले का ये माइनस आया, डेल्टा H3 की वैल्यू -1310। आप समझ रहे हैं, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज -550 किलोजूल है ना, यस, पर मोल। तो इट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 दैट इज -550 किलोजूल पर मोल। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नहीं, ओके, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क के डिस्कस हो चुके। अब हम आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है दैट इज नेम्ड एज हीट ऑफ सोल्यूशन। पढ़ो क्या लिखा है? हीट ऑफ सोल्यूशन। सिंबल क्या आएगा इसका? स्टैंडर्ड हीट ऑफ या इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ सोल्यूशन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स कि इट इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और इट इज रिलीज्ड एनर्जी। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज। अब इंथैल्पी चेंज बोला तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी भी हो सकती है और रिलीज्ड एनर्जी भी हो सकती है। तो ध्यान से देखो हीट ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन, हीट ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। हीट ऑफ सोल्यूशन
एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यस, एनर्जी रिलीज्ड, अब ध्यान से सुनना, और एब्सॉर्ब्ड व्हेन, बस रुक जाओ, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉल्ट, कितने मोल बेटा, 1 मोल ऑफ एनी सॉल्ट या फिर 1 मोल ऑफ एनी सलूट इज डिसॉल्व्ड इन, सोल्यूशन की बात हो रही है ना, सोल्यूशन बने, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कराएंगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो सोल्यूशन बनेगा। तो कंडीशन लगा रहा, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होगा, कोई सॉल्ट होगा, इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड विल कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है यहां तक, नहीं तो मैं आगे लिखना चालू करता हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉल्ट, सॉल्ट ही क्या है बेटा, सॉल्यूट है, इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सेस ऑफ, किसके एक्सेस में बेटा, सॉल्वेंट के एक्सेस में। तो जब भी कोई 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट देन द एंथैल्पी चेंज, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड द हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया इतना, कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन को सुनो, अगर ये सॉल्ट जो है, इफ दिस सॉल्ट इज कैपेबल टू मेक इट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को तुमने पानी में डाला, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन डिसॉल्व होने से पहले अगर वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने में कैपेबल है, क्या बनाने में कैपेबल है, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने में कैपेबल है, मतलब सॉल्ट पहले अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाए फिर डिसॉल्व हो, देन हीट ऑफ सोल्यूशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव, देन हीट ऑफ सोल्यूशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। फिर से बोलता हूं, सॉल्ट को वाटर में डाला, सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व होने से पहले वो अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाए फिर डिसॉल्व हो। इफ एनी सॉल्ट इज कैपेबल टू मेक इट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट then its standard enthalpy of solution will be always negative, समझ गया, अदरवाइज मतलब अगर वो हाइड्रेटेड सॉल्ट ना बनाए सीधा डिसॉल्व हो जाए, अदरवाइज पॉजिटिव। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव कब होगा, जब सॉल्ट पहले अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाए फिर डिसॉल्व हो, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर सॉल्ट बिना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाए डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट अगर बिना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाए डिसॉल्व हो गया, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए इतना, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, नहीं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एग्जाम्पल देखो, जैसे हम सब जानते हैं कि NaCl जो है, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें पता है, और नहीं भी पता तो यहाँ जरूरत नहीं है उसकी, क्लियर, थोड़ा बहुत समझो। NaCl सॉलिड है, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, एंड ये आयोनिक सॉल्यूट है एक, इट इज़ अ सॉल्ट। NaCl को एक्सेस आप पानी में डाल दो तो NaCl डिसॉल्व हो जाता है, एक्वस NaCl बना लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये फॉर्म हो गया एक्वस Na प्लस एक्वस Cl माइनस। तो NaCl सीधा डिसॉल्व हो गया है, NaCl ने अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाया, NaCl ने ऐसा कोई सॉल्ट नहीं बनाया कि पहले ये करे NaCl.XH2O, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा होना मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट बनना, तो नहीं, NaCl डायरेक्ट डिसॉल्व हो रहा है। तो ये अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बना रहा मतलब अदरवाइज, तो जो भी इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा। यहीं पर आप कॉपर सल्फेट को देखो, अब यहां से आप कुछ नई बातें सीखेंगे। कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में डालेंगे, कॉपर सल्फेट को किस में डालेंगे, पानी में, तो कॉपर सल्फेट ये एक अनहाइड्रस सॉल्ट है, ध्यान से देखना इन सारी बातों को। इट इज अ अनहाइड्रस सॉल्ट, स्पेलिंग सही देख लो, अनहाइड्रस सॉल्ट।
ये कॉपर सल्फेट का जो अनहाइड्रस सॉल्ट है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, तो पहले ये अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, CuSO4.5H2O। देखो, CuSO4 से CuSO4.5H2O बना। पहले ये अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा, फिजिकल स्टेट सॉलिड सॉलिड, यही समझना है, ध्यान से समझो। और हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने के बाद वाटर एक्सेस में होने की वजह से वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। मतलब इसमें दो रिएक्शन है, पहले अनहाइड्रस सॉलिड सॉल्ट कन्वर्ट हुआ हाइड्रेटेड सॉलिड सॉल्ट में, और हाइड्रेटेड सॉलिड सॉल्ट एक्सेस ऑफ वाटर होने की वजह से उसमें डिसॉल्व हो गया। तो मुझे बताओ, ये सॉल्ट अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट पहले बना रहा है, फिर डिसॉल्व हो रहा है, तो दिस सॉल्ट इज कैपेबल टू मेक इट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। दिस सॉल्ट इज कैपेबल टू मेक इट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा? नेगेटिव। तो मैं कहूँगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, हाँ या ना? हाँ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। किसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन? तो आप कहेंगे सर अनहाइड्रस सॉल्ट का, अनहाइड्रस सॉल्ट का ये नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बोलता हूं, इफ एनी सॉल्ट इज कैपेबल टू मेक इट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट, देन वो उसमें डिसॉल्व हो। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव लिया मैंने, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अगली बात मैंने क्या किया, अगली बार में CuSO4.5H2O डायरेक्ट यूज किया और फिजिकल स्टेट सॉलिड ली। अब इस सॉल्ट और इस सॉल्ट में अंतर क्या है? ये अनहाइड्रस सॉल्ट है, लेकिन अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब मैंने क्या किया कि डायरेक्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट को पानी में डाला, तो ये और हाइड्रेट नहीं होगा, मैक्सिमम ये हाइड्रेट हो चुका है। देखो, अगर यहाँ 4 पानी होता तो चाय पानी 5 पानी में आ जाता, 3 पानी होता तो 5 पानी में आ जाता, लेकिन ये मैक्सिमम 5 ही पानी से खुद को हाइड्रेट कर सकता। तो 5 पानी है, ये फर्दर हाइड्रेट नहीं होगा, ये पानी में डालने में डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब इट विल फॉर्म CuSO4.5H2O एक्वस। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट था, डिसॉल्व हो गया, क्या एक इस हाइड्रेटेड सॉल्ट ने अपना कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाया? नहीं। .5H2 इधर भी था, .5H2 इधर भी था, नहीं बनाया, डायरेक्ट डिसॉल्व हो गया। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे सॉल्ट का? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, रुको ध्यान से देखना इसको, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये हाइड्रेशन तो हुआ नहीं है, डायरेक्ट डिसॉल्व हो गया है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब यही तो समझाना है मुझे। यहाँ पर क्या था, एक अनहाइड्रस सॉल्ट पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ, देन डिसॉल्व हुआ। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा। यहाँ पर क्या, वो पहले से हाइड्रेटेड है, फिर हाइड्रेट नहीं हुआ, डायरेक्ट डिसॉल्व हो गया, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा। तो ये सॉल्ट अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बना के डिसॉल्व हो रहा है, नेगेटिव। ये वाला सॉल्ट अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बना के नहीं डिसॉल्व हो रहा, तो पहले से हाइड्रेटेड, जितना हाइड्रेटेड उतना ही बाद में, तो देयर इज नो हाइड्रेशन, डायरेक्ट डिसॉल्व हो गया, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो रहा है, अनहाइड्रस सॉल्ट डिसॉल्व किया जा रहा है इन द एक्सेस ऑफ वाटर, यहां पर हाइड्रेटेड सॉल्ट डिसॉल्व किया जा रहा है इन एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये क्या है, यहां से यहां तक का कन्वर्जन क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो अनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्जन है। फिजिकल स्टेट देखो, डिसॉल्व नहीं हुआ, सॉलिड सॉलिड। यहां क्या हुआ था, सॉलिड से पहले सॉलिड गया, फिर एक्वस में गया, यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस में गया, यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है, सॉलिड से सॉलिड ही है। मतलब ये सिर्फ हाइड्रेशन प्रोसेस है। तो जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। किसी भी अनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेस हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता। द रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव होगी, ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव होगी। समझ गए इतना? अब और प्यार से समझते हैं इसको। क्लियर? ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन लिखी है ना बेटा, ये जो रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये इन दो रिएक्शन का सम लिखा है, फर्स्ट दिस देन दिस। अगर इन दोनों रिएक्शन का मैं सम कर दूं तो ये रिएक्शन मिल जाएगी। देखो कैसे, अनहाइड्रस सॉल्ट पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ और फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? हाँ। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक अनहाइड्रस सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। बोल सही कि गलत? सही। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि दिस हैश लॉ अप्लाई कर रहा है, हैश लॉ में दिस रिएक्शन प्लस दिस रिएक्शन
विल बी इक्वल टू दिस रिएक्शन। क्या बोला? दिस रिएक्शन प्लस दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू दिस रिएक्शन। कोई लिख के देख सकता बेटा, अनहाइड्रस से हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड से एक्वस, तो दोनों तरफ से हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? अनहाइड्रस से एक्वस। बोलो सही की गलत? सही। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो मैं अब हैश लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ? हैश लॉ। ध्यान से देखना, यहाँ की एनर्जी प्लस यहाँ की एनर्जी मतलब इंथैल्पी, दिस इंथैल्पी प्लस दिस इंथैल्पी विल बी इक्वल टू दिस इंथैल्पी। क्यों? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इंथैल्पी प्लस दिस इंथैल्पी इज कॉल्ड दिस इंथैल्पी। क्लियर हो गया? अब दिस इंथैल्पी इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो मैं क्या बोलूंगा कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट, ध्यान से देखो, enthalpy of solution of anhydrous salt will be equal to enthalpy of hydration plus enthalpy of solution of hydrated salt, enthalpy of solution of hydrated salt. This is equal to this plus this, because this plus this is equal to this, so this plus this will be equal to this. क्लियर हो गया? अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्लियर हुआ? पेज को टर्न किया जा रहा है, ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने कहा कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट विल बी इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रस सॉल्ट या हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी थोड़ी देर में इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। यहाँ के बाद अब अभी हम इसी टॉपिक में रहते हैं, ठीक है। मैं कैल्शियम सल्फेट को लिख रहा हूँ यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड, इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो पहले इसने अपने हाइड्रेटेड सॉल्ट जिप्सम का फॉर्मेशन किया, यही तो जिप्सम है ना, और बाद में ये एक्सेस ऑफ वाटर होने की वजह से उसमें डिसॉल्व हो गया, तो इस सॉल्ट ने अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाया है, फिर डिसॉल्व हुआ, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट विल बी नेगेटिव। समझ गया इतना? यही सिखाना है मुझे। आगे जाओ, अगर मैं CuSO4.2H2O इसे डायरेक्ट यूज कर लूँ, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को डिसॉल्व करूँ सॉल्वेंट में, तो डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जिप्सम, जिप्सम। दिस विल फॉर्म CuSO4.2H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू एक्वस, मतलब डिसॉल्व हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, और बहुत ही ध्यान से बताना, क्या एक हाइड्रेटेड फॉर्म दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? नहीं। क्या इसका हाइड्रेशन हुआ? नहीं। पहले भी 2 पानी था, बाद में भी 2 पानी, मतलब हाइड्रेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पॉजिटिव होगा, हाइड्रेशन होकर डिसॉल्व होता तो नेगेटिव होता। समझा? तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? तो आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह आप बोल सकते कि दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन प्रोसेस, या दिस इज रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिखूँ कुछ, CuSO4.12H2O सॉलिड, दिस इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस ब्लॉक में पढ़ते हैं हम जिप्सम, POP। समझा कि नहीं? फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस, CuSO4.12H2O, हाफ H2O वाला POP होता है और 2H2O वाला जिप्सम होता है। जिप्सम POP, यार ये कभी हाथ पैर टूट जाता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो क्या करता है, POP पाउडर होता है, एक वाइट कलर का पाउडर होता है, उसमें पानी मिलाता है तो POP की सेटिंग हो जाती है। सेटिंग होके वो एक जेल में कन्वर्ट हो जाता है। उस जेल की आपके हाथ और पैर के चारों तरफ कोटिंग कर दी जाती है और बाद में वो उसका हार्डनिंग हो जाती है, तो वो हार्ड जिप्सम बन जाता है। तो POP में पानी मिला दो तो जिप्सम बनता है। क्लियर है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें, यहाँ की नहीं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा याद करने वाली चीज़, G का मतलब है ज़्यादा, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। ज़्यादा क्या? पानी। ज़्यादा पानी वाला जिप्सम होता है 2H2O, और S से सॉलिड, जिप्सम सॉलिड होता है ना, हो। POP, P का मतलब पानी, O का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब हाफ, कुछ ऐसा बोलो, पानी ऑफ हाफ पाउडर।
पीओपी हाफ पानी वाला है, पाउडर होता है। इसमें जब हम लिक्विड मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, पीओपी में पानी भी मिलाते हैं, तो उसकी सेटिंग होने लगती है। पहले सॉफ्ट जिप्सम बनता है, फिर उसकी हार्डनिंग होकर वो हार्ड जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये कहानी इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाई जाएगी या आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर इसको मैं पानी में डालूँ, तो अभी तो बताया कि पीओपी में पानी डालूँ तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O से कन्वर्ट हो जाएगा डॉट 2H2O में, और फिर वो डिसॉल्व होगा। हाँ या ना? हाँ, तो हाइड्रेशन हुआ ना, हाफ H2O से 2H2, हाइड्रेशन हुआ तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? नेगेटिव। तो आप ऊपर से देख लो, अगर कोई सॉल्ट कैपेबल है अपना हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने में, सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट बना के डिसॉल्व हो रहा है, नेगेटिव। यहाँ पर देखो, सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट बना के डिसॉल्व हो रहा है, नेगेटिव। यहाँ पर देखो, सॉल्ट एक हाइड्रेटेड सॉल्ट दूसरे हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट होकर डिसॉल्व हो रहा है, तो नेगेटिव। अदरवाइज पॉजिटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक? नहीं। ओके, तो ये कहानी थी बेटा हीट ऑफ सॉल्यूशन की। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, या इसी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। सिंबल कुछ ऐसा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन हाइड्रेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन? हाइड्रेशन क्या है? तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, नेगेटिव है ना डेफिनेशन। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कब? when 1 मोल ऑफ सॉल्ट, कितने मोल सॉल्ट? 1 मोल ऑफ सॉल्ट। समझ में आ रहा? ध्यान से समझना। कौन सा सॉल्ट? और जोड़ लो, अनहाइड्रस सॉल्ट। when 1 mole of anhydrous salt is converted into hydrated salt, यही तो बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। when 1 mole of anhydrous salt is converted into hydrated salt by excess of solvent, नहीं, by required number of solvent molecules, by required number of solvent molecule, जैसे CuSO4 सॉलिड प्लस एक्वस नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ 5 पानी लिखूंगा। एक्वस होगा तो पहले वो हाइड्रेट होकर डिसॉल्व हो जाएगा, मुझे डिसॉल्व नहीं कराना, मुझे उसका हाइड्रेशन कराना है। तो ये बनेगा CuSO4 डॉट 5H2O, फिजिकल स्टेट सॉलिड ही रखनी है। अगर आप यहाँ पर एक्वस कर देंगे, एक्वस मतलब एक्सेस आप पानी ले लेंगे, तो ये सॉलिड नहीं होगा, ये भी एक्वस हो जाएगा। तो अनहाइड्रस सॉल्ट का हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पिछले वाले में क्या था? एक्सेस था। तो जो इंथैल्पी चेंज आएगा वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगा, और वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। वो ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अनहाइड्रस सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट में जब कन्वर्ट होता है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से ये फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट करो। चलो करो। तो मैं कहूँगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये वाला जो है बेटा वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट, अनहाइड्रस सॉल्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। कैसा सॉल्ट? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर? दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब थोड़ा इसको लौकर याद करते हैं फास्ट में। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब इतना भी बड़ा याद नहीं करते, छोटा छोटा। अनहाइड्रस सॉल्ट माइनस हाइड्रेटेड सॉल्ट, बोलो क्या? अनहाइड्रस सॉल्ट माइनस हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब ये कहाँ से आया? तो इसी को तो बेटा मैंने समझाया है आपको। देखो यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट। दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस,
दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू फला माइनस फला, फला माइनस फला विल बी इक्वल टू फला। समझ में आ रहा है इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो मैं वापस आ जाता हूँ, ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रेटेड सॉल्ट माइनस हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। ओके, अगर इतनी बात आप समझ गए तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ इस पर। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ CuSO4 and CuSO4.5H2O सॉलिड, मतलब ये अनहाइड्रस सॉल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन आर -18 किलो जूल एंड +15 किलो जूल। अच्छी बात है, दोनों सॉल्ट का हीट ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। तो कहता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी। तो मैं कहूँगा अच्छा, ये रिलेशन तो अभी अभी हमने सीखा है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ, अब देखो छोटा करके बोलता, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट, फार्मूला याद आया? अनहाइड्रस सॉल्ट माइनस हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट कितना है? -18 माइनस फार्मूले का माइनस हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट +15, तो ये हो जाएगा -18 -15 मतलब 8 5 13 1 2 3 -33 किलो जूल पर मोल। यस, पर मोल डिफाइन होगा क्योंकि ये सब पर मोल ही तो होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, कंबस्टन हो, बॉन्ड एनर्जी हो, हाँ या ना? हाँ। हीट ऑफ हाइड्रेशन हो, हीट ऑफ सोल्यूशन हो, ये सब पर मोल होता है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, देन दिस इज योर आंसर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैं एक बार फार्मूला फिर से लिख देता हूं। हीट ऑफ हाइड्रेशन का हीट ऑफ सोल्यूशन से क्या रिश्ता है? तो हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस, याद रखो पहले अनहाइड्रस बाद में हाइड्रस, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रस सॉल्ट या हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो ये खत्म हुआ आपका हीट ऑफ सोल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ से आपका थर्मोकेमिस्ट्री खत्म होता है। क्या खत्म होता है बेटा? थर्मोकेमिस्ट्री। अब मैंने बोला था कि थर्मोकेमिस्ट्री के बाद मैं थर्मोडायनामिक्स का बचा हुआ पार्ट लूँगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पर जो है हम लोग एंट्रोपी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एंट्रोपी। 2 ही पॉइंट बाकी हैं, 2-3 लेक्चर में हो जाएंगे। वन इज़ अ एंट्रोपी एंड द सेकेंड वन इज़ अ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये दोनों थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं इनको थर्मोकेमिस्ट्री की बात पढ़ाता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थर्मोकेमिस्ट्री की इसमें यूज़ होती हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का एंड द टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट इज एंट्रोपी। अभी के लिए इतना ही।